दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री यूं ही गुस्से में नहीं है। प्रधानमंत्री की मंत्री स्मृति ईरानी संसद के भीतर यूं ही नहीं बौखला रही है। इस देश के विदेश मंत्री और एक लिहाज से प्रधानमंत्री की नजर में सबसे बेहतरीन विदेश मंत्री जयशंकर यूं ही राहुल गांधी को निशाने पर नहीं ले रहे हैं। इस दौर में कैबिनेट मिनिस्टर्स की एक के बाद एक फेरिस्त देखते चले जाइए और जरा समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसे मौके पर इस देश के तमाम मंत्रियों के निशाने पर राहुल गांधी हैं, कांग्रेस है और इंडिया है। इंडिया का मतलब यहां पर तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों को मिलाकर बने हुए संगठन का नाम इंडिया। तो प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर पर इंडिया को लेकर कैसे कैसे कसीदे गढ़ चुके हैं, अब यह बताने की बात है नहीं। और इस देश के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स कैसे निशाने पर इंडिया को ले रहे हैं, शायद यह भी बताने का जिक्र करने की जरूरत इस दौर में होनी नहीं चाहिए। सवाल तो यह है कि यह बौखलाहट क्यों है, यह गुस्सा क्यों है। इस तरीके का ड्रामा राजनीतिक तौर पर जो इस दौर में उभर रहा है वह सब कुछ क्यों है। प्रधानमंत्री की खामोशी मणिपुर को लेकर, लेकिन बाहर में बहुत ज्यादा बोलना और बहुत ज्यादा कहना, यहां तक कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को निशाने पर राजस्थान में जाकर लेना। और किसी भी जगह पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी किसी भी सभा को लेकर हो, अगर उनके निशाने पर इंडिया आ चुका है तो क्या यह मान लिया जाए कि इंडिया को लेकर पहली हार इस दौर में मोदी सत्ता की हो चुकी है। दूसरा सवाल, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी नहीं बल्कि तमाम मंत्री अगर एक झटके में अब इंडिया को निशाने पर ले रहे हैं, और जो दबंग मंत्रियों के तौर पर जिनकी पहचान रही है उसमें अमित शाह के बाद नंबर स्मृति ईरानी का ही आता है। हालांकि कई खाकों में मोदी कैबिनेट को बांटा जा सकता है। कुछ ऐसे नाम जो बहुत पुराने हैं, उसमें राजनाथ सिंह और उसमें नितिन गडकरी का नाम आ सकता है। बहुत सारे ऐसे नाम जो कहीं से चुनाव जीत नहीं पाएंगे लेकिन बावजूद इसके अहमियत पाए हुए हैं, उसमें पीयूष गोयल का नाम ले सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का नाम ले सकते हैं। कुछ ऐसे जो अचानक निकलकर राजनीतिक तौर पर उभर कर आए हैं और उन्होंने अपनी राजनीतिक बिसात को मजबूत किया है, उसमें आप अनुराग ठाकुर का नाम भी ले सकते हैं। दरअसल इस पे पूरी फहरिस्त के भीतर अगर झांकिएगा तो एक नाम हमने जिक्र नहीं किया, निर्मला सीतारमण का। निर्मला सीतारमण को लेकर एक उहापोह राजनीतिक गलियारे जो बीजेपी के भीतर की है वहां पर बनी हुई है। क्या ये ठीक लगेगा जब G20 की बैठक चल रही है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के दूसरे देशों के साथ, जो विकसित देश हैं उनके साथ आर्थिक संबंध बनाने के दौर जारी हैं। ऐसे मौके पर क्या फाइनेंस मिनिस्टर को हटाया जा सकता है, या फिर ऐसे दौर में वैसे मंत्रियों को लेकर फेरबदल किया जा सकता है जिसका संवाद भारत की जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्राध्यक्षों के साथ G20 की बैठक में लगातार बन रहा है। तो क्यों नहीं G20 की बैठक को खत्म होने दिया जाए, उसके बाद देखेंगे कि दरअसल किसे कहां पर फिट करना है या फिट करना है भी या नहीं है। लेकिन यह तो बैकग्राउंड की बात है। सामने क्या है? सामने यह है कि सरकार को, या कहें मोदी सत्ता को, या कहें मोदी शाह को, एक बात समझ में आ चुकी है। कल तक जिक्र सिर्फ मैथमेटिक्स का होता था, जिसमें इस बात की जानकारी निकलती थी कि दरअसल पंचायत चुनाव में सिर्फ बीजेपी को 23% वोट मिले, जबकि लोकसभा चुनाव में तो वो 40% वोट ले गई थी। तो क्या हिंदू वोट भी खिसक रहा है? और दूसरी तरफ जो मुस्लिम वोट है वो एकजुट कैसे, कहां पर, किस रूप में हो रहा है? और वह ममता बनर्जी से भी खिसक कर कहीं कांग्रेस के पास तो नहीं जा रहा है, या फिर किसी दूसरे नए संगठन के पास तो नहीं जा रहा है। यानी वैज्ञानिक तौर पर केमिस्ट्री से हटकर मैथमेटिक्स जो पॉलिटिकल वे में अभी तक कहती थी, वो साफ बता रही थी कि महाराष्ट्र का चुनाव, बिहार का चुनाव, बंगाल का चुनाव और इसके साथ ही झारखंड और छत्तीसगढ़ का चुनाव भी वह चुनाव नहीं होगा जो 2019 में हो चुका है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के भीतर में भी वह रिजल्ट नहीं आएंगे जो 2019 में आ चुके हैं। परिवर्तन उसमें भी होना है। तो क्या अभी तक की मैथमेटिक्स के आश्रय सरकार एक एक कदम फूंक रख के चल रही थी, लेकिन मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री की चुप्पी और मणिपुर की घटना को ही राजनीतिक तौर पर ढाल बना लेना
और सामने खड़े इंडियन राजनीति को शिकस्त देने के लिए उसी मणिपुर का उपयोग महिला के साथ हो रहे अपराधों के मद्देनजर किया जाए या अलग अलग राज्यों में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर किया जाए। तीन बातें इससे खुले तौर पर निकल कर आई है। पहला, सबको समझना होगा कि मैथमेटिक्स के बाद केमिस्ट्री भी कहीं भारत की राजनीति में इंडियन के साथ जाकर खड़ी तो नहीं हो रही है, और अगर खड़ी हो रही है तो निशाने पर लेने के लिए आपके पास कौन से हथियार, कौन से औजार, कौन से शब्द, कौन से मुहावरे हैं, इन बातों का जिक्र अभी तक क्यों नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री ने जब इंडियन मुजाहिदीन का जिक्र इंडियन से कर दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिक्र एओ ह्यूम ने 1885 में बनाया था, जो खुद अंग्रेज थे, उन्होंने इंडियन शब्द रखा, और होते होते बात यहां तक आकर खड़ी हो गई कि सिमी में भी इंडियन था, और उसने जब नाम परिवर्तन पीएफआई किया उसमें भी इंडियन है। और बात एक कदम और आगे आज तब निकल गई जब क्विट इंडिया का जिक्र किया गया। क्यों जिक्र हुआ क्विट इंडिया का, लेकिन उससे पहले एक क्षण के लिए लौटिए दोबारा मंत्रियों के पास। संसदीय दल की बैठक में भी एक लिहाज से यह चेतावनी या अल्टीमेटम जो कहना है दिया जा चुका है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के भीतर अपनी राजनीतिक जमीन को प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों के आश्रय ही हर किसी को परोसना है। यानी आपके पास सिर्फ एक ही चेहरा है, आपके पास उस चेहरे की इमेज को बरकरार रखने का सिर्फ चंद महीनों का वक्त है। आपके पास अपनी कोई राजनीतिक जमीन उस तौर पर खड़ी हुई नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी के इस दौर में जो लार्जर देन लाइफ की इमेज बना दी गई उससे हटकर या उससे बड़ी हो। तो आपको काम सिर्फ एक ही करना है, जहां पर इस देश के और आपके नेता प्रधानमंत्री मोदी पर हमला होता है उसको काउंटर करने के लिए आपके पास कौन से शब्द होने चाहिए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक करके निशाने पर लेना शुरू हुआ तो अपने तौर पर बीजेपी सांसदों की बत्ती जली कि हां, अब इस रूप में निशाने पर लिया जा सकता है। लेकिन सवाल फिर उसके आगे का था, अगर मंत्रियों के अपने मंत्रिमंडल के कामकाज को परखें तो किसी मंत्रिमंडल के किसी मंत्री को लेकर आप उंगली रख नहीं सकते हैं कि इसने शानदार काम किया 2019 के बाद से, जिससे कहा जाए कि हां, हमारा सिर आसमान को छू रहा है और हम चुनाव जीत सकते हैं। देखिए कितना शानदार काम किया गया है। कैसे कहें कृषि मंत्री ने कोई काम किया? क्या इस दौर में किसी भी मंत्रालय के किसी भी मंत्री ने काम किया? तो सबको पता है कि 2024 में जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी या कहें बीजेपी के अपने नेता एक ऐसा मूड बना चुके हैं जिसमें 2024 के चुनाव की दिशा में जाते हुए कदम एक बिल्कुल नई टीम के साथ उभर कर आने चाहिए, जिसका जिक्र हमने इससे पहले एक बार किया था। लेकिन बीतते वक्त के साथ और पार्लियामेंट के भीतर ही राजनीतिक सत्ता की ताकत कमजोर होते हुए दिखाई देने की स्थिति ने एक नए अल्टीमेटम को जन्म दे दिया है, जो तमाम नेताओं को, मंत्रियों को और तमाम सूरमा मंत्रियों को अब चेताने लगा है कि दरअसल आपकी परफॉर्मेंस क्या है जब सामने इंडिया खड़ा हो चला है, तब उसके बाद आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे। हमने एक जिक्र किया आपसे मंत्रिमंडल के भीतर में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों के नीचे एक लकीर खींचिए। उसके बाद आइए जो पुराने दो अध्यक्ष रह चुके हैं, पुराने नेता हैं, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी। उसके बाद फिर एक लकीर खींचिए और उसमें आइए निर्मला सीतारमण, सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री और अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री। इन तीनों के मंत्रालयों के मद्देनजर एक विदेश मंत्रालय जरूर है जिसने रूस और यूक्रेन के युद्ध के मद्देनजर भारत की जो सामरिक स्थिति थी, भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी और द्विपक्षीय समझौते को लेकर जो भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति थी, उसमें भारत को फिट बनाने की कोशिश बाखूबी की है। लेकिन सवाल वित्त मंत्री का है। वित्त मंत्री के अधीन ईडी भी आता है और आज ईडी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कैसे कैसे तर्क देने पड़ गए, यह भी अचंभित करने वाले हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो 31 जुलाई तक ईडी चीफ की रिटायरमेंट तय कर दिया था, लेकिन उसको बढ़वाने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट का आज दरवाजा खटखटाया गया तो जरा कल्पना कीजिए कि सॉलिसिटर जनरल ने वही तर्क दिए जो एक वक्त पेगासस में दिए थे, वही तर्क दिए जो एक वक्त राफेल डील को लेकर दिए थे। वही तर्क क्या थे? वो तर्क उस दौर में भारतीय सुरक्षा को लेकर दिए गए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खामोशी बरत ली।
और कहा कि भारतीय सुरक्षा का मसला है तो हम क्यों जाने कि राफेल आपने कितने में खरीदा। जासूसी मामले पेगासस में भी यही मामला हो गया और यही स्थिति आज भी ईडी चीफ को लेकर आई, जब कहा गया कि दरअसल एफएटी यानी जो स्थिति वहां पर रहती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो इंटरनेशनल कमेटी बनती है, 39 मेंबरान रहते हैं, उनके साथ जो बैठक होनी है उसका सामना सिर्फ ईडी चीफ संजय मिश्रा ही कर सकते हैं, कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है। हालांकि तर्क तमाम दिए गए, कहा गया कि दरअसल जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसके ग्रे एरिया में कौन कौन है आप बताइए, वो लिस्ट दी गई। उस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम थे जिसको लेकर कहा जा सकता था कोई भी बता सकता है, क्योंकि ग्रे एरिया के जो कंट्रीज़ है उसमें पनामा, सेनेगल, तंजानिया, युगांडा, अमन, बारबाडोस, कंबोडिया, हैथी, माली, फिलीपींस, जॉर्डन, जमैका, यूएई, टर्की, सीरिया है। ऐसे पाकिस्तान भी नहीं है उस ग्रे एरिया के भीतर में, लेकिन बावजूद इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में तर्क हुआ। लेकिन सवाल था आखिर में, होते होते तमाम तर्कों को थोड़ी देर के लिए दरकिनार कीजिए और सोचिए आखिर में आकर जिन बात का जिक्र किया गया वह सिर्फ एक लाइन में यही था कि भारत की छवि खराब होगी अगर हम ऐसे मौके पर संजय मिश्रा को ईडी नहीं रखते हैं जिस दौर में अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग होने वाली है। और संभवतः यही वो मैसेज है G20 के मद्देनजर भी, जो तमाम मंत्रियों के सामने रेंगने लगा है कि G20 की बैठक यानी अक्टूबर तक आप इंतजार हो सकता है करना पड़ जाए, क्योंकि G20 की बैठक में हम कोई फेरबदल ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि पता चले कि ऊपर से लेकर नीचे तक सभी साफ हो गए और बिल्कुल नए समीकरण के साथ, वो जातीय समीकरण हो, वो राज्यवार राजनीति के समीकरण हो, या फिर उनकी अपनी राजनीतिक ज़मीन अपने राज्य और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के भीतर हो। उससे हटकर जो मौजूदा वक्त में जिन बातों का जिक्र हो रहा है कि कैसे कैसे मंत्री इस दौर में हैं, तो 3 नाम और लेंगे, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर। इस दौर की नई उत्पत्ति है, इसमें आप धर्मेंद्र यादव को भी जोड़ सकते हैं। धर्मेंद्र यादव, पर्यावरण मंत्री का हम जिक्र कर रहे हैं यहां पर, यादव जी का। सवाल इसमें 3 और निकल कर आए जो इस पूरे दौर में था कि दरअसल तमाम मंत्रियों के सामने एक अल्टीमेटम पहली बार इस रूप में आ गया है कि अगर उनके अपने आप को लेकर परसेप्शन राजनीतिक तौर पर नहीं बन पाएगा तो फिर वो मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, कभी भी किसी का भी पत्ता कट सकता है। सवाल यह है कि पहली बार इतनी लंबी खामोशी के बाद स्मृति ईरानी संसद के भीतर क्यों बौखला गई? क्या उनकी कुर्सी भी जा सकती है, या उनकी कुर्सी भी जाने वाली है, या उनके मंत्रालय के भीतर की कोई उपलब्धि 2019 के बाद से जो उनका कार्यकाल है उसमें किसी उपलब्धि को आप बतला सकते हैं? ध्यान दीजिए तो उपलब्धियों के क्षेत्र में एक नितिन गडकरी आते हैं जो लगातार सड़क और पुल इस देश के भीतर लेकर सामने आते हैं कि हमने काम किया है। दूसरा नंबर इस दौर में विदेश मंत्री जयशंकर का आता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को बाखूबी साधा है। तीसरा नंबर इस दौर में अमित शाह का आता है जिन्होंने अपने तौर पर सियासत को इस रूप में बांधा है कि हर कोई घबराता है, कतराता है जांच एजेंसियों के जरिए। चौथा नंबर राजनाथ सिंह का आता है जो तमाम डिफेंस के कार्यक्रमों में जिनकी मौजूदगी होती है और वो सीधे कभी चीन को चिताते हैं, कभी पाकिस्तान को चिताते हैं। इससे हटकर सियासी तौर पर और इससे हटकर राजनीतिक तौर पर परसेप्शन बनाने की स्थिति में राजनाथ सिंह भी नहीं है। अब सवाल यह है कि जब हम इन 4 नाम को ही जिक्र आपसे कर रहे हैं और इन 4 नामों के जरिए जिन उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं वह उपलब्धियां भी भारतीय राजनीति में वोट बीजेपी को दिला नहीं सकती है। और राजनीति बीजेपी और मोदी शाह जिस रूप में साधना चाहते हैं वो पहले दिन से गारंटी चाहते हैं 272 का आंकड़ा छूना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अब यहां पर सवाल सबसे बड़ा यह था कि जब सभी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे और 9 बरस की उपलब्धियों को बतलाएंगे तो चेहरा तो एक ही होगा, वह प्रधानमंत्री मोदी का है। अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े मंत्रियों के नामों की जानकारी भी जब इस देश के गांव, पंचायत, खेड़े में किसी को नहीं होती है, शहरों में नहीं होती है, तो वहां क्या होगी? तो ऐसे में क्या अब सभी राजनीतिक तौर पर अब मैदान में आ जाएं और वही तय करेगा कि उनकी राजनीतिक जरूरत कितनी है। और इस राजनीतिक जरूरत के दायरे में ही पहली बार विदेश मंत्री के निशाने पर भी राहुल गांधी और कांग्रेस और इंडिया आ चुकी है। पहली बार इस देश के भीतर में खुले तौर पर संसद के भीतर और ट्विटर के जरिए, दोनों बिल्कुल 2 रास्ते हैं लेकिन निशाने पर वही सब है।
और सरकार के पास एक आखिरी हथियार जो लगातार बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी और सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी, पार्लियामेंट के भीतर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, वह राष्ट्रीयता से जुड़ा मसला है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की मौजूदगी कितनी पुख्ता है, इसको लेकर सवाल है। तो क्या ये माना जा सकता है कि पहली बार इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के तैयार होने के साथ उस नेशनलिज्म के शब्द पर आंच आने लगी है और इसीलिए आज क्विट इंडिया का जब जिक्र प्रधानमंत्री ने राजस्थान के सीकर में किया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो जो जिक्र किया वो सारा जिक्र 2009 में उन्हें पूरा करना था, 2014 में पूरा करना था। 2014 के लिए जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनके जहन में क्या क्या सवाल थे, एक क्षण के लिए वहां चले जाइए, फिर हम क्विट इंडिया पर आएंगे। उस दौर में ब्लैक मनी का जिक्र था और आज नारा लगा रहे हैं कि ब्लैक मनी क्विट इंडिया, काला धन भारत छोड़ो। उस समय जो दूसरा बड़ा मुद्दा उस दौर में निकल कर आया था वो परिवारवाद का निकल कर आया था। गांधी परिवार को निशाने पर लिया था और उसी के बाद उन्होंने जो पूरे तरीके से कांग्रेस के खात्मे का ऐलान कर दिया था, लेकिन स्थितियां उलट रही हैं और परिवारवाद का जिक्र 2013 के चुनाव प्रचार के वक्त अगर आप उन भाषणों को निकाल कर सुनेंगे तो नियम से 2014 के बाद से ही क्विट परिवारवाद तो हो जाना चाहिए था, लेकिन क्विट परिवारवाद तो दूर है, बीजेपी के भीतर भी परिवारवाद को आश्रय देने की स्थिति में बीजेपी खुद ही आकर खड़ी हो गई। तीसरी स्थिति थी जो तुष्टीकरण की राजनीति थी, जिसमें माना जाता था कि मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर ही कांग्रेस अपनी जमीनी राजनीति को बचाए हुए है। इसका जिक्र भी खुले तौर पर 2014 के चुनाव प्रचार में किया गया था। तो क्या 10 बरस की यात्रा के बाद राजस्थान के सीकर में जब प्रधानमंत्री महात्मा गांधी को याद करते हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने क्विट इंडिया का नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और उसके बाद से इस देश के भीतर में क्या कुछ हुआ और आज़ादी कैसे मिल गई, उस पूरी प्रक्रिया के दौरान आरएसएस कहीं नहीं थी। संघ परिवार से जुड़े स्वयंसेवकों की दूरी बनी हुई थी और इन बातों का जिक्र संसद के दस्तावेजों में दर्ज है, सरदार पटेल के दस्तावेजों में दर्ज है। लेकिन फिर एक लकीर और खींचिए कि आज क्विट इंडिया का जिक्र करके क्या महात्मा गांधी को वापस आत्मसात करने की स्थिति में इसलिए बीजेपी और मोदी आकर खड़े हो गए कि वो समझ गए हैं कि दरअसल जिन बातों का जिक्र कांग्रेस मणिपुर को लेकर कर रही है कि मणिपुर में आइडिया ऑफ इंडिया लेकर जाएंगे और इस देश के भीतर भी मोहब्बत का जिक्र जो हो रहा है, क्या ये कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं कि मणिपुर के जरिए भी अब बीजेपी को लेकर सवालिया निशान है कि वह आइडिया ऑफ इंडिया से दूर है और इंडिया का मतलब महात्मा गांधी और धर्मनिरपेक्षता है? क्या इसीलिए महात्मा गांधी का जिक्र करना पड़ा कि अब आने वाले वक्त में एक अलग लाइन बीजेपी की नजर आने वाली है? जो मंत्री हैं वह तो अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हैं, उन्हें पता है पता नहीं कब किस रूप में पत्ता कट जाए, ये कहते हुए कि आप राजनीतिक तौर पर हमें सक्रिय दिखाई नहीं दिए और आपके मंत्रालय में क्या हुआ वह तो पूरा कच्चा चिट्ठा हमारे अंडर सेक्रेटरी के पास है, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है, जो तमाम नियम कायदे बनाकर हस्ताक्षर करके भेजता है, उसमें दर्ज है। तो आपको क्यों रखा जाए? और जब 2024 जीतना है और अगर नहीं जीत पाए तो फिर सभी की कुर्सी चली जाएगी, तो शांत रहिए और राजनीतिक तौर पर मैदान में उतर जाइए। क्या ये स्थिति आ गई है? क्योंकि क्विट इंडिया भारत छोड़ो का जिक्र करते करते जब उन्होंने आज जिक्र किया कि करप्शन क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, और जिक्र भी क्या हुआ कि आतंकवाद के सामने घुटने टेकना। अब सवाल ये है कि जो कुछ पंजाब के भीतर हुआ वहाँ आईएसआई कैसे आई, या पुराने पन्नों को टटोलेंगे तो अब उन्हें टटोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नई परिस्थिति में उन्होंने एक और कदम आगे बढ़ाया और जिक्र किसानों का ये कहकर कर दिया कि कर्ज की माफ़ी करेंगे, लेकिन माफ़ नहीं किया तो यह तो उससे भी मुंह चुरा लेते हैं। लेकिन किसानों के भीतर बीजेपी के उस रिफॉर्म को लेकर अभी भी सवाल है जो 3 कानून के तौर पर आए थे। इन बातों का जिक्र शायद इसलिए अब जरूरी हो चला है क्योंकि कदम दर कदम 2014 के बाद से जिन भाषणों को सत्ता पाने के लिए 10 बरस पहले दोहराया गया, दोबारा उन भाषणों की दोबारा से उत्पत्ति हो गई है, दोबारा से उन्हीं बातों का जिक्र हो रहा है।
2014 के बाद से जो जो चीज़ों का सफाया किया जाना था, वो करप्शन का जिक्र हो, वो सीबीआई केस हो, वो ईडी केस हो, कोई भी केस हो, लेकिन अगर कुछ भी नहीं हुआ और राजनीतिक तौर पर इस दौर में अपनी सत्ता को बनाने के लिए इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल बीजेपी ने कर लिया, तो अब उसके सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि नए आइडियाज़ दे कौन। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने संसदीय दल की बैठक के भीतर जो नारे दिए उसको बार बार गुनगुनाते हुए बीजेपी के सांसद निकल कर आए, लेकिन वह उसकी उस महत्ता को नहीं समझ पाए कि दरअसल यह कहीं उल्टा ना पड़ जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द जो भी है वह तो हाँ में हाँ कहेगा, प्रधानमंत्री जो शब्द कहेंगे बोलेगा वाह मजा आ गया। लेकिन सवाल है कि जनता के भीतर जो सवाल अब पनप रहे हैं और पार्लियामेंट जो लगातार नहीं चल रही है, अब तो अविश्वास प्रस्ताव ये कहकर आ गया कि हम अविश्वास प्रस्ताव हारेंगे, लेकिन बावजूद इसके लाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं प्रधानमंत्री अपना मुख तो खोलें, कोई वाणी तो फूटे मणिपुर को लेकर। ऐसी स्थिति किसी भी अविश्वास प्रस्ताव में इससे पहले नहीं रही होगी जहां पर विपक्ष कहे हमें पता है हम हार जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट के भीतर आकर प्रधानमंत्री बोले। मैसेज बहुत साफ है। क्या इस दौर में प्रधानमंत्री स्टेट स्पॉन्सर्ड रैली के अलावे किसी भी रैली को कर पाने की स्थिति में नहीं है? जो सवाल इस देश के भीतर उठ रहे हैं उन सवालों का जवाब दे पाने की स्थिति में नहीं है। और जो भी बिसात बिछाई गई उसमें मंत्रियों को कभी भी जब पूछा ही नहीं गया, और पूरी बीजेपी और मंत्रियों की पूरी सूची देखिए तो उसमें 2-3 नाम के बाद आप तीसरे चौथे नाम को जानेंगे ही नहीं, तो उनकी कोई ज़रूरत पड़ी ही नहीं राजनीतिक तौर पर चुनाव जीतने के। तो क्या पहली बार अब शाह और मोदी समझ गए हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में यही नेता तो जाएंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करने के लिए, और अगर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा काम नहीं कर रहा है, वह पुरानी इमेज खत्म हो चली है, अपने बूते चुनाव जीतना मुश्किल हो चला है, तो फिर ऐसे में बचेगा क्या? अगर टीम वर्क काम ना करे, मंत्रिमंडल बेहतरीन दिखाई ना दे, उपलब्धियों के साथ मौजूदा वक्त के नेताओं को और उनकी चकाचौंध को बताने की स्थिति में कोई ना हो, तो क्या होगा? और संकट अब आखिरी तौर पे इसलिए पहुंच चुका है क्योंकि प्रधानमंत्री के अपनी चेहरे और अपनी इमेज पर सीधा हमला किसी दूसरे ने नहीं, इस देश के एक प्रांत की घटना ने किया है जो मणिपुर के तौर पर इस देश में मौजूद है, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसकी चर्चा हो रही है, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मान्यता प्राप्त प्रधानमंत्री मोदी उस मुद्दे पर खामोशी बरते हुए हैं। राजनीति के इस मिसाल में सिर्फ 3 पिलर बच गए हैं। पहला पिलर मणिपुर है, दूसरा पिलर इंडिया है, और तीसरा पिलर खुद प्रधानमंत्री मोदी का और उनके साथ खड़े शाह के अलावे बीजेपी में किसी न क्या नहीं बचना है। और यही वो दरअसल परिस्थिति है जिसको लेकर घबराहट अब शुरू हो गई है कि 2024 में क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।